नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विविध संसार चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दौर में जहां तलवारों की झंकारों के बीच न्याय और वीरता की गाथाएं गाई जाती थीं। ये कहानी किसी मामूली राजा या चोरों की नहीं है। यह कहानी है इंसानी फितरत की, उस छुपे हुए काबिलियत की जो सही दिशा न मिलने पर विनाश का कारण बन जाती है। और अगर कोई जौहरी मिल जाए तो वही इंसान कोहिनूर बन जाता है। विंध्याचल की ऊंची धुंध से ढकी पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य, सूर्यनगर। इस राज्य की ख्याति दूर दूर तक थी। यहाँ के खेत हरे भरे थे, बाजार धन धान्य से समृद्ध थे और प्रजा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। और इस सबके मूल में थे यहाँ के शासक, राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे। उनका दरबार न्याय का ऐसा मंदिर था जहाँ गुनहगार भी खौफ से नहीं बल्कि पश्चाताप से झुकता था। उनका एक स्पष्ट सिद्धांत था, दुनिया में कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता। बुरा बनाती हैं उसकी परिस्थितियां और सबसे ज्यादा उसकी शक्तियों को मिली गलत दिशा। लेकिन इसी शांतिपूर्ण सूर्यनगर पर एक ऐसा साया मंडराने लगा था जिसने शाही सुरक्षा की नींव हिला दी थी। एक के बाद एक ऐसी चोरियां होने लगी थीं जो न तो किसी आम चोर के बस की बात थीं और न ही उनका ढंग साधारण था। इन्हीं घटनाओं पर विचार करने के लिए सूर्यनगर का शाही दरबार लगा था। लेकिन उस दिन का माहौल हमेशा जैसा शांत नहीं था। महासेनापति प्रचंड देव के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। शाही खजाने के मंत्री और अन्य सभासद आपस में कानाफूसी कर रहे थे। महासेनापति ने राजा से कहना शुरू किया, महाराज, यह कोई आम चोरी नहीं है। यह हमारी सैन्य शक्ति और शाही सुरक्षा को एक खुली चुनौती है। पिछली रात किले की सबसे महत्वपूर्ण चौकी, जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों और दलदल से घिरी है, वहां से सैन्य रसद और सबसे खास बात, निकटवर्ती राज्य की सीमा का खुफिया नक्शा गायब हो गया। हमारे सारे प्रहरी वहां पूरी तरह से चौकस थे, पर किसी ने न तो कोई आहट सुनी न ही किसी को देखा। फिर खजाने का मंत्री बोलना शुरू किया, महाराज, उसे 3 दिन पहले शाही दस्तावेज किले के सबसे अंदरूनी कक्ष से गायब हुए थे, जिसका ताला सिर्फ एक विशेष शाही चाबी से ही खुल सकता है। वह ताला टूटा नहीं था, पर दस्तावेज गायब थे। यह या तो कोई भूत प्रेत का काम है या फिर कोई ऐसा शैतानी ताकत है जो हमारी हर चाल से वाकिफ है। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे सबकी बातें धैर्य से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्होंने अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए महासेनापति की तरफ देखा और बोला, सेनापति, भूत प्रेत चोरी नहीं करते और न ही नक्शे उनके किसी काम के होते हैं। यह किसी बेहद कुशल, चतुर और साहसी व्यक्ति या संगठन का काम है, जो दीवारों को दीवार नहीं समझता और जो तालों की तकनीकी से वाकिफ है। हमारे गुप्तचर क्या कर रहे हैं? महासेनापति ने कहा, महाराज, हमारे सबसे बेहतरीन गुप्तचर शहर के कोने कोने में फैले हैं, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे चोर हवा से आते हैं और धुंध में गायब हो जाते हैं। राजा विक्रम सिंह ने कहा, जब गुप्तचर नाकाम हो जाएं सेनापति, तो राजा को खुद अपनी आंखें और कान खुला रखनी चाहिए। अगर दुश्मन हवा में भाग रहा है तो हमें हवा का रुख बदलना होगा। आज रात कोई शाही पहरा शहर में विशेष तलाशी नहीं लेगा। सब कुछ आम दिनों की तरह चलने दो। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन राजा विक्रम सिंह के दिमाग में एक योजना ने जन्म ले लिया था। वे समझ गए थे कि इस चोरी के पीछे जो भी है वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। उनके पास ऐसी ताकत और कुशलता है जो शाही सेना के पास भी नहीं थी। राजा ने तय किया कि वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। मध्य रात्रि का समय था। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ गहरा काला अंधेरा फैला हुआ था। सूर्यनगर की आम प्रजा सुख की नींद सो रही थी। गलियों में सन्नाटा था। उसी सन्नाटे को भेदते हुए एक आकृति शाही महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। देखने में वह कोई आम नागरिक लग रहा था। फटे पुराने वस्त्र, सर पर एक मैला सा साफा और चेहरे पर हल्की मिट्टी लगी हुई थी। लेकिन उन वेशभूषा के अंदर जो दिमाग और शरीर था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रम सिंह थे। उन्होंने एक साधारण राहगीर का भेष धारण कर लिया था।
राजा धीरे धीरे चलते हुए शहर के उन इलाकों की तरफ गए जहां आमतौर पर गरीब, मजदूर और भटके हुए लोग रहते थे। चलते चलाते वे नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां एक पुरानी, जर्जर और वीरान हवेली थी। पुराने जमाने के इस खंडहर के आसपास कोई नहीं भटकता था, क्योंकि वहां के बारे में लोग कई डरावनी कहानी सुन रखे थे। राजा जैसे ही उस हवेली के टूटे फूटे हिस्से के पास से गुजरे, उनके तेज कानों ने कुछ धीमी धीमी सी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। राजा रुक गए। उन्होंने अपनी सांस रोकी और धीरे से दीवार की ओट में छिप गए। हवेली के एक टूटे हुए कमरे के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में 4 परछाइयां दीवार पर हिल रही थीं। राजा ने अपने कान दीवार के छेद पर लगा दिए। अंदर 4 युवक बैठे थे और उनके बीच कोई विशेष चर्चा चल रही थी। पहले युवक माधव बोला, देखा तुमने, शाही चौकी के प्रहरियों को पता भी नहीं चला और मैंने उनके सैन्य मंत्री की जेब से यह मोहर और उनकी कटार निकाल ली। जब तक वे समझ पाए होंगे, तब तक तो उनका सामान हमारे इस ठिकाने पर पहुंच चुका था। मेरी उंगलियों का जादू ही ऐसा है, चलते हुए इंसान के जिस्म से वस्त्र गायब कर दूं और उसे एहसास तक न हो। दूसरा चोर जगदीश बोला, और उस चौकी तक पहुंचने का रास्ता किसने ढूंढा था माधव? तुम सब तो दलदल देखकर ही डर गए थे। ये मेरा दिमाग है। मैं किसी भी किले, भूल भुलैया या घने जंगल को सिर्फ एक बार देख लूं, तो उसका सटीक नक्शा मेरे दिमाग में छप जाता है। मुझे अंधेरे में भी रास्ते साफ नजर आते हैं। सूर्यनगर का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसका रास्ता मुझे मालूम न हो। तीसरे चोर बलदेव ने कहा, तुम दोनों अपनी तारीफ बंद करो। अगर पिछली रात मैंने जमीन पर कान लगाकर 100 गज दूर से आते हुए शाही सैनिकों की आहट न सुनी होती और तुम्हें पहले ही खबरदार न किया होता, तो तुम दोनों आज शाही कारागार में चाबुक खा रहे होते। मेरी सुनने की ताकत ही है जो हमें हर खतरे से पहले बचा लेती है। मैं घोड़े की टापों से बता सकता हूं कि उस पर बैठा सैनिक कितना भारी है। तभी चौथे चोर रघु जोर से बोला, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब सब चोर पल भर के लिए डर जाते हैं, फिर रघु अपनी असली आवाज में हंसता है और कहता है, डर गए ना? मेरे इस भेष बदलने और आवाज बदलने के हुनर के आगे कोई भी धोखा खा सकता है। मैं शाही पहरेदारों को उनके ही अफसर की आवाज में आदेश देकर रास्ता साफ करवा देता हूं। हमारी ये टोली अमर है, हमें कोई छू भी नहीं सकता। दीवार के पीछे खड़ी रहे राजा विक्रम सिंह उनकी बातें सुनकर दंग रह गए। उनके अंदर का न्यायप्रिय राजा गुस्से से लाल नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर का एक दूरदर्शी शासक हैरान था। ये चारों कोई आम चोर नहीं थे। ये चारों तो बेहद दुर्लभ और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। माधव की स्फूर्ति, जगदीश का भूगोल ज्ञान, बलदेव की तीव्र श्रवण शक्ति और रघु की स्वर कला, ये सब अगर एक साथ मिल जाएं, तो किसी भी राज्य की सेना को हरा सकते हैं। राजा ने सोचा, अगर इन्हें सजा देकर जेल में डाल दिया तो इनका यह हुनर मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों न इनके इस हुनर को एक नई दिशा दी जाए। राजा ने एक गहरी सांस ली, धीरे से खांसते हुए चोरों के कमरे के अंदर दाखिल होने लगे। कौन है वहां? रुको, वहीं रुक जाओ, नहीं तो इस कटार से तुम्हारी सांस रोक दूंगा। माधव कटार निकालते हुए कर्कश आवाज में बोला। राजा विक्रम सिंह बद्धे शांत ढंग से आगे गए। उन्होंने अपने भेष के मुताबिक एक चालाक और लाचार आवाज बनाई। अरे, शांत हो जाओ मेरे उस्ताद भाइयों। मैं कोई शाही सैनिक नहीं हूं जो तुम्हें गिरफ्तार करने आया हो। मैं तो खुद एक भटका हुआ मुसाफिर हूं, जो इस अंधेरी रात में भटक रहा था, तभी तुम जैसे महान कलाकारों के दर्शन हो गए। जगदीश बोला, तू कौन है और हमारी बातें छिपकर क्यों सुन रहा था? राजा विक्रम सिंह बोले, मैं भी इसी बिरादरी का एक छोटा सा सदस्य हूं। मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या अद्भुत काबिलियत है तुम सबके पास। लेकिन भाइयों, तुम्हारी इस छोटी टोली में एक कमी है। तुम सबके पास चोरी करने का, रास्ता ढूंढने का कला है, पर अगर कभी बदकिस्मती से तुम शाही सेना के हथे चढ़ गए, तो तुम्हें फांसी के फंदे से कौन बचाएगा? बलदेव गुस्से में बोला, हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तू अभी अपना रास्ता नाप, वरना यहां से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। राजा विक्रम सिंह बोले, ठहरो बलदेव भाई, गुस्सा थूक दो।
मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बनना चाहता हूं। तुम चारों के पास 4 अनोखे गुण हैं, पर मेरे पास एक 5वां गुण है, जो तुम सबके गुणों से ज्यादा उपयोगी और शक्तिशाली है। रघु आश्चर्य से बोल उठा, 5वां गुण? ऐसा क्या गुण है तेरे पास? तू देखने में तो कोई कमजोर भिखारी लगता है। राजा विक्रम सिंह हल्की मुस्कान लेते हुए बोले, मेरा गुण यह है कि अगर तुम चारों कभी राजा के सैनिकों के गिरफ्त में आए और शाही दरबार में तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा रही हो, तो मैं राजा के सामने सिर्फ एक बार अपनी यह हाथ उठाऊंगा और राजा तुम्हारी मौत की सजा को तुरंत माफ कर देगा। तुम्हारी जंजीरें काट दी जाएंगी और तुम आजाद हो जाओगे। बताओ, है कोई ऐसा हुनर तुम्हारे पास? राजा की यह बात सुनकर चारों चोर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई पहुंचा हुआ जादूगर, तांत्रिक या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास राजा का कोई गहरा रहस्य है। उनकी आंखों में लालच और सुरक्षा की एक चमक आई। माधव सोचते हुए बोला, अगर तेरी बात सच है तो तू हमारे लिए सही में काम का आदमी है। चोरी तो हम कर लेंगे, पर मौत से बचने का कला तुम्हारे पास है। ठीक है, हम तुम्हें अपनी टोली में शामिल करते हैं, पर पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। राजा विक्रम सिंह ने कहा, मुझे मंजूर है उस्ताद। चलो, आज रात ही कुछ ऐसी चोरी करते हैं कि हमेशा के लिए जिंदगी ही बदल जाए। ये छोटे मोटे नक्शे और मोहरें चुराने से क्या होगा? अगर जिंदगी भर चैन से जीना है तो एक ही बार में ही कुछ ऐसा हाथ मारो कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं। रघु उत्तेजित होकर बोला, बता, क्या योजना है तेरी? राजा विक्रम सिंह ने कहा, मेरा लक्ष्य है सूर्यनगर का शाही शस्त्रागार और शाही खजाना। वहां राज्य के सबसे कीमती रत्न, सोने की अशर्फियां और गुप्त शाही हथियार रखे हैं। चलो, आज रात वहां हाथ साफ करते हैं। तुम चारों अपनी काबिलियत दिखाओ और मैं देखूंगा कि तुम कितने कुशल हो। चारों चोर लालच में अंधे हो गए। उन्हें लगा कि उनका यह नया 5वां साथी उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां से उनका भाग्य बदल जाएगा। उन्हें क्या मालूम था कि उनका भाग्य तो बदलने वाला, पर उस तरह से नहीं जैसा वे सोच रहे हैं। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। सन्नाटा और गहरा हो गया था। 5 आकृतियां शाही महल की ऊंची दीवारों के पास पहुंची। राजा विक्रम सिंह चुपचाप सब देख रहे थे और उनके हुनर का मूल्यांकन कर रहे थे। महल के पास पहुंचते ही सबसे पहले जगदीश ने अपना काम शुरू किया। उसने महल के चारों तरफ की चौकियों, दीवारों की ऊंचाई और पहरेदारों के घूमने के समय का अंदाजा लगाया। जगदीश धीरे से बोला, रुको, इस दीवार के पीछे 3 पहरेदार हैं। उनके बदलने का समय अभी 5 मिनट बाद है। हम महल के पिछले हिस्से के उस पुराने निकास से अंदर जाएंगे जहां कोई पहरा नहीं होता। मेरे पीछे आओ। जगदीश उन्हें बहुत ही सुरक्षित ढंग से महल के अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही अचानक एक कोने पर अश्वों के हिनहिनाने और सैनिकों के कदमों की आहट आने लगी। तभी बलदेव ने तुरंत जमीन पर हाथ रखा और अपना कान जमीन से लगा दिया और उसने फुसफुसाते हुए बोला, चौकन्ना हो जाओ। सामने से शाही प्रहरियों की एक टोली आ रही है। उनके साथ 2 अश्व हैं। वे यहां से अगले 10 कदम पर हैं और पहुंचने वाले हैं। बाईं तरफ के इस अंधेरे कमरे में छुप जाओ। सभी लोग तुरंत उस अंधेरे कमरे में छुप गए। शाही पहरेदार वहां से गुजरे, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। राजा विक्रम सिंह मन ही मन बलदेव के इस हुनर के प्रशंसक हो गए। अब बारी थी शाही शस्त्रागार के मुख्य द्वार की। द्वार पर सेना के 4 कुशल सैनिक तैनात थे। वहां से गुजर पाना नामुमकिन था। अब रघु ने अपना काम शुरू किया। वह कुछ आगे गया और अंधेरे में छिपकर उन सैनिकों के मुख्य अफसर महासेनापति प्रचंडदेव की आवाज में हूबहू चिल्लाया, किले के उत्तरी द्वार पर दुश्मन ने हमला किया है। सभी सैनिक तुरंत उत्तरी द्वार की तरफ बढ़ें। ये मेरा आदेश है। सैनिकों ने जब अपने सेनापति की आवाज सुनी तो बिना सोचे समझे उन्होंने शस्त्रागार की सुरक्षा को नजरअंदाज कर किया और उत्तरी द्वार की तरफ भागे। अब चोरों के लिए रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन शस्त्रागार का द्वार एक बेहद भारी लोहे के ताले से बंद था। अब सामने आया माधव। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली। उसके हाथ इतने शांत और फुर्तीले थे जैसे वह कोई संगीत बजाने जा रहा हो।
उसने तार को ताले के अंदर डाला, धीरे से घुमाया और ताला छटाक से खुल गया। बिना किसी आवाज के शस्त्रागार का भारी दरवाजा खुल गया। चारों चोर अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां रत्नजडित तलवारें, सोने के कवच और दुर्लभ हीरे चमक रहे थे। चारों चोर खुशी से पागल हो गए और अपने झोले में सारी कीमती चीजें भरने लगे। राजा विक्रम सिंह चुपचाप यह सब देख रहे थे। माधव ने एक बद्धा झोला अशर्फियों से भरकर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, मेरे 5वें उस्ताद, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुमने रास्ता दिखाया, हमने काम किया। आज से हम अमीर हैं। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, नहीं उस्ताद, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में यह सब कहाँ, तुम ही रख लो। मैं तो बस अपना वादा निभाऊंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत बनाएगी। राजा ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बद्धे ही सहज ढंग से चारों से उनके नाम और उनके रहने के ठिकाने पूछ लिए, यह कहकर कि अगर कभी दोबारा कोई और हाथ मारना हो तो वे उनसे कहाँ मिलेंगे। लालच और खुशी में चोरों ने अपने असली नाम और सारे ठिकाने राजा को बता दिए। चोरी पूरी करके चारों चोर अंधेरे में गायब हो गए और राजा विक्रम सिंह बद्धे सुकून के साथ अपने भेष को उतारकर वापस अपने शाही कक्ष में लौट आए। उनकी योजना का पहला भाग सफल हो चुका था। अगले दिन सुबह जब सूर्यनगर में सूरज की पहली किरण की आभा टपकी तो पूरे नगर में टहलका मच गया। खबर आग की तरह फैल गई। शाही शस्त्रागार लुट चुका है। दरबार में आम दिनों से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब गुस्से और चिंता में कांप रहे थे। महासेनापति प्रचंड देव गुस्से में अपनी तलवार लिए हुए था। महासेनापति गुस्से से कांपते हुए बोला, महाराज, यह हद हो गई। चोरों ने हमारे शस्त्रागार को निशाना बनाया। उन्होंने मेरी आवाज का इस्तेमाल करके सैनिकों को धोखा दिया। ये कोई देशद्रोही है। मुझे आदेश दीजिए, मैं पूरे शहर को छान मारूंगा। राजा विक्रम सिंह अपने शाही वैभव के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी, गहरी और शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह ने गंभीरता से कहा, सेनापति, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि यह चोरी किसने की है, उनके नाम क्या हैं और वे इस वक्त कहाँ छुपकर दौलत बांट रहे हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेनापति ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपको कैसे मालूम? राजा विक्रम सिंह ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, तुरंत नगर की सीमा पर जाओ। वहां माधव, जगदीश, बलदेव और रघु नाम के 4 युवक हैं। उन्हें इसी वक्त शाही खजाने के माल के साथ गिरफ्तार कर यहां पेश करो। शाही सैनिक तुरंत रवाना हुए। चारों चोर अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनकी समझ में नहीं आया कि उनका रहस्य कैसे खुला। उन्हें जंजीरों में बांधकर शाही दरबार में लाया गया। चारों चोर दरबार के बीचों बीच लाए गए। उनके सर झुके हुए थे। तभी रघु ने थोड़ा सर उठाकर सिंहासन पर बैठे राजा विक्रम सिंह की तरफ देखा। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही होठों की मुस्कान और वही आवाज। उसने धीरे से माधव के कान में कहा, माधव, जगदीश, देखो सामने, ये तो हमारा 5वां साथी है। यह स्वयं राजा विक्रम सिंह है। राजा विक्रम सिंह ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, रघु ने बिल्कुल सही पहचाना माधव। मैं ही तुम्हारा वह 5वां साथी हूं जो पिछली रात तुम्हारे साथ शाही शस्त्रागार में दाखिल हुआ था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों चोर डर के मारे कांपने लगे और राजा के चरणों में गिर पड़े। माधव रोते हुए बोला, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में भूल की। हम अपराधी हैं। हमें मौत की सजा मंजूर है, पर कृपया हमें माफ कर दीजिए। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन से उठकर उनके पास जाते हुए बोले, रुको माधव, मैंने हवेली में तुमसे एक वादा किया था, क्या तुम्हें याद है? मैंने कहा था कि जब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा रही होगी तो मैं राजा के सामने अपनी एक हाथ उठाऊंगा और तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। मैं अपना वादा निभा रहा हूं। सैनिकों, इनकी जंजीरें तुरंत खोल दी जाएं। सैनिकों ने जंजीरें खोल दी। चारों चोर हैरान थे कि चोरी करने के बाद भी राजा उन्हें माफ कर रहे हैं। अब राजा विक्रम सिंह गंभीरता और स्नेह से बोले,
तुम चारों ने अपराध किया है और इसका तुम्हें पश्चाताप है। लेकिन मैंने पिछली रात तुम्हारा हुनर देखा है। माधव, तेरी उंगलियों की फुर्ती। जगदीश, तेरा नक्शे और रास्ते का ज्ञान। बलदेव, तेरी सुनने की अद्भुत ताकत। और रघु, तेरा भेष और आवाज बदलना। यह सब ईश्वर के दिए हुए अनोखे रत्न हैं। अगर मैं तुम्हें जेल में डाल दूं या फांसी दे दूं तो यह हुनर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस हुनर का इस्तेमाल चोरी के लिए नहीं, बल्कि इस देश की रक्षा के लिए करो। क्या तुम तैयार हो? चारों चोरों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार किसी ने गुनाहगार नहीं, बल्कि एक कलाकार और देश का रक्षक समझा था। उन्होंने राजा के पैर छुए और देश सेवा का संकल्प लिया। जिंदगी ने उन चारों को एक नया सवेरा दिया था। जो चोर कल तक अंधेरे में छुपकर राज्य को लूटते थे, आज वही सूरज की रोशनी में सरेआम घूमते हुए सूर्यनगर के मजबूत खंभे बन चुके थे। राजा विक्रम सिंह के इस एक फैसले ने न केवल 4 गुनाहगारों की जिंदगी बदली, बल्कि सूर्यनगर को हमेशा के लिए अभेद्य और सुरक्षित बना दिया। बलदेव को राज्य की सीमा का मुख्य श्रवण प्रहरी बनाया गया, जो दुश्मनों की आहट सबसे पहले सुन सके। जगदीश को किले की सुरक्षा और नए गुप्त रास्तों का निर्माता नियुक्त किया गया। रघु को गुप्तचर विभाग का प्रधान बनाया गया, जो भेष बदलकर दुश्मनों की खबर लाता। माधव को शाही खजाने और शस्त्रागार का मुख्य सुरक्षा निरीक्षक बनाया गया, ताकि कोई दूसरा चोर वहां घुस न सके। और इस प्रकार वे चारों चोरी त्याग कर राज्य के महत्वपूर्ण कर्मचारी की जिम्मेदारी निभाने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बेहद गहरी सीख देती है। इंसान के अंदर की काबिलियत कभी बुरी नहीं होती। बुरा होता है उसका उपयोग करने का तरीका। एक सच्चा मार्गदर्शक, एक अनुभवी मेंटोर या एक कुशल शासक वही है जो किसी के कर्मों से नफरत करने के बजाय उसके अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान कर उसे तराश दे। आपको भी जिंदगी में ऐसे कई मौके मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि कोई अपने रास्ते से भटक गया है। तब किसी को गिराने के बजाय उसे सही दिशा देने का प्रयास करें, क्योंकि हर काबिलियत को एक अंधेरी रात के बाद नए सवेरे का इंतजार होता है। आशा है आपको काबिलियत का नया सवेरा की यह विशेष ऑडियो यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल विविध संसार को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इस उम्मीद के साथ यह ऑडियो खत्म करते हैं कि हम सब अपने हुनर को सही दिशा में लगाएंगे। धन्यवाद।